गजा को लेकर स्पेन अब इसराइल के खिलाफ हर मंच पर खुलकर बोलने लगा है। गजा और रूस यूक्रेन युद्ध की तुलना करते हुए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्पेन के प्रधानमंत्री ने पश्चिमी देशों को जबरदस्त निशाने पर लिया। दोनों जगह पर हुई मौतों का जिक्र करके उन्होंने पश्चिमी देशों से पूछा कि गजा में बिछी 65,000 लाशें, क्या इन्हें नरसंहार नहीं समझा जाता? उनका एक धमाकेदार भाषण भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि स्पेन भी उन देशों में शामिल है जो फिलिस्तीन के लिए अब खुलकर बोल रहा है। स्पेन की सरकार पर पिछले कई महीनों से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और खुद संसद के भीतर से दबाव बनाया गया कि इसराइल से संबंध तोड़े जाएं, और यही कारण था कि स्पेन ने कुछ दिनों पहले ही इसराइल को हथियारों पर बैन लगा दिया। यानी अभी तक स्पेन से जो भी हथियार इसराइल के लिए जा रहे थे वो नहीं जाएंगे। अब सुनवाते हैं आपको स्पेन के प्रधानमंत्री का वो बयान जो वायरल हो रहा है। In February 2022, Russia invaded Ukraine. फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस आक्रामकता की सही निंदा की। हमने हमलावर के खिलाफ प्रतिबंधों को भी मंजूरी दी और पीड़ित का समर्थन किया। तो फिर मैं सोचता रहता हूं कि वो कौन सा दोहरा मापदंड है जो हमें गाजा में 60,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की हत्या की उतनी ही आक्रामकता से निंदा करने से रोकता है। स्पेन इजराइल राज्य के अस्तित्व और अपनी सुरक्षा के लिए खड़े होने के अधिकार को दृढ़ता से मान्यता देता है। हमने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए क्रूर आतंकवादी हमलों की भी कड़े शब्दों में निंदा की और सभी बंधकों को तुरंत और बिना शर्त रिहा करने की आवाज उठाई। लेकिन अपने देश की रक्षा करना एक बात है और 60,000 से अधिक नागरिकों को मारना, 20 लाख लोगों को विस्थापित करना, अस्पतालों पर बमबारी करना और निर्दोष बच्चों को भूखा रखकर मारना बिल्कुल अलग बात है। मेरा मानना है कि हम अपनी आंखों के सामने 21वीं सदी की सबसे अंधेरी और सबसे भयानक घटनाओं में से एक को होते हुए देख रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खामोश और लकवाग्रस्त नहीं रह सकता। इसराइल पर अब दो तरफा दबाव बन चुका है। अंदर से हमास और हूती जैसे संगठनों की जवाबी हमले हैं और बाहर से स्पेन जैसे देशों का आर्थिक और कूटनीतिक बहिष्कार है। ऐसे में स्पेन के प्रधानमंत्री का यह बयान अपने आप में बेहद खास हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप भी इसराइल अपनी रणनीति में बदलाव करेगा या फिर गजा के लोग इसी तरह हर रोज जिंदगी की अपनी भीख मांगते रहेंगे। मैं आप सभी का अपनी हार्दिक और सम्मानपूर्ण भावनाओं के साथ अभिवादन करता हूं। सबसे पहले मैं इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता संभालने के लिए फ्रांस और सऊदी अरब का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं उन देशों को बधाई देता हूं जिन्होंने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने का निर्णय लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये कदम आगे की पहलों के साथ 2 राज्य समाधान को गति देगा। लगभग 2 सालों से हमारे क्षेत्र में इजरायली सरकार के बढ़ते हमलों के कारण एक बड़ी मानवीय त्रासदी हो रही है। गाजा में हुए नरसंहार ने 65,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है और ये अपनी पूरी क्रूरता के साथ जारी है। जिसकी ज़मीर जिंदा है वो इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इतने बड़े नरसंहार के सामने खामोश रहना तो दूर की बात है। नेतन्याहू सरकार का उद्देश्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना को असंभव बनाना और फिलिस्तीनी लोगों को जितना हो सके विस्थापित होने के लिए मजबूर करना है। इन नकारात्मक घटनाओं के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित कुछ देशों द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने का निर्णय एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। Bu olumsuz gelişmelerin ortasında
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de dahil olduğu bir grup ülkenin Filistin devletini tanıma kararı हम चाहते थे alması कि फिलिस्तीन son के derece राष्ट्रपति अब्बास önemli आज हमारे साथ tarihi यहाँ bir होते। karar. फिर भी मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि devlet आज बोल रहे başkanı सभी Abbas'ın प्रतिभागी भी bugün फिलिस्तीनी bizimle लोगों की birlikte आवाज़ बन रहे हैं। olmasını सच्चाई ये है कि arzu फिलिस्तीनी ederim. मुद्दा अब पूरी दुनिया का मुद्दा Buna बन गया rağmen है। bugün इस हॉल söz में alan tüm सभी की भागीदारी katılımcıların इसका सबसे बड़ा aynı प्रमाण है। zamanda Filistin पूरे यूरोप, halkının da sesi एशिया, olmasını अमेरिका और çok अफ्रीका ama में सड़कों पर, kıymetli buluyorum. सोशल मीडिया पर और प्रेस Şu में da bir gerçek हम ki पहले कभी न देखे bugün गए फ्री Filistin फिलिस्तीन के davası नारे artık देख रहे हैं। यहाँ एक dünyaya विरोधाभास है mal जिसे मेरे olmuş. दोस्तों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। Bu salondaki katılım bunun en güzel ispatıdır. नेतन्याहू सरकार जो एक ऐसे लोगों पर शासन करती है जिन्हें एक समय होलोकॉस्ट के दौरान खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था, वो खुद अपने पड़ोसियों के खिलाफ नरसंहार कर रही है, जिनके साथ उन्होंने हजारों सालों से एक ही जमीन, पानी, हवा और समुद्र साझा किया Şu है। çelişki buradaki dostlarım dahil kimsenin dikkatinden kaçmamalıdır. Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti aynı toprağı, suyu, havayı, denizi paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor. Bu zulmün इस अत्याचार के karşısında खिलाफ durmak, खड़ा होना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए न केवल एक कानूनी कर्तव्य है, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वेस्ट बैंक में बस्ती के विस्तार, पूर्वी यरूशलेम में यथास्थिति को बदलना और क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के प्रयासों को रोकना चाहिए। अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और सार्वभौमिक मूल्यों की रक्षा की बात नहीं की जा सकती। कब्जे और विलय की बढ़ती नीतियों का लक्ष्य स्पष्ट है। दो राज्य समाधान की अवधारणा को खत्म करना, एक फिलिस्तीनी राज्य के लिए आधार को मिटाना, फिलिस्तीनी लोगों को निर्वासित करना और क्षेत्र में विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना, इसकी अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए। इस सम्मेलन में मुझे उम्मीद है कि जिन देशों ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने का साहस दिखाया है, वे इस ऐतिहासिक रुख को निर्णायक, ठोस और निवारक कार्रवाइयों के साथ समर्थन देंगे। अब गाजा में युद्ध विराम घोषित करना, अबाधित मानवीय सहायता पहुंच सुनिश्चित करना और इजरायल द्वारा अपनी सेना को गाजा से वापस बुलाना जरूरी है। मैं तुर्की सरकार को धन्यवाद bu देता हूं। tarihi duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum. Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor.